मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिंदी क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या मुख्य बातें हैं हम लोग को जानने के लिए, ठीक है। और पहले के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में था उसमें क्या बात है, और ये 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चेयरमैन जो हैं के कस्तूरी रंजन हैं, ठीक है, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, के कस्तूरी रंजन। और ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति कब बना? 29 जुलाई 2020 में, 29 जुलाई 2020 में बन गया था, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। बदलते हुए भारत के लिए बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जैसे नरेंद्र मोदी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या करना होगा? बदलाव करना होगा। सबसे पहले अगर कोई देश को विकसित करना है, कोई देश को अच्छा बनाना है, ऊपर तक ले जाना है, तो सबसे पहले शिक्षा नीति में, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का ज़रूरत होता है। तो शिक्षा व्यवस्था आज के युग में क्या क्या ज़रूरी है उसको देखते हुए नई शिक्षा नीति में सब कुछ जोड़ा गया है, ठीक है। देखते हैं, अगले 20 वर्षों तक यह शिक्षा नीति अपना काम करते रहेगा। अभी 2020 है, अगले 20 वर्षों तक मतलब 2040 तक जितने भी शिक्षा व्यवस्था में होगा, सब ये शिक्षा नीति अगले 20 वर्षों तक कार्य करेगा, ठीक है। ऐसा बात इसमें रखा जाएगा जो 20 वर्षों तक चलेगा, ठीक है। 1986 में इंटरनेट का उपयोग नहीं था। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना था 1986 में, तो उस समय इंटरनेट का उपयोग नहीं था। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते बहुत विकसित हो गया है इंटरनेट, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का बात कही गई है। आरटीई एक्ट 2009 में जो आया था उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें बोला गया है कि अब 6 से 14 नहीं, अब 3 से ही शुरुआत होगा। बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तो उसका शिक्षा शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 से 18 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ले पाएंगे, दिया जाएगा, ठीक है। 2009 में जो आया था एक्ट, उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का था, लेकिन अब उसको बदलकर 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन हो, ये जो न्यू शिक्षा नीति आई है वो लचीलापन हो, उसमें समय समय पर अगर बदलाव का ज़रूरत हो तो वो आसानी से हो सकता है। ना ज़्यादा हार्ड होगा, ना ज़्यादा कठिन होगा और ना ज़्यादा सरल होगा, लचीलापन होगा, ठीक है। जो बच्चे कुछ समस्या के कारण स्कूल छोड़ देते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस शिक्षा नीति में उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो गरीबी के कारण या कोई भी प्रॉब्लम के कारण, जो होटल में काम करते हैं, सड़क पर काम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था से दूर रहते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। और सब बच्चा को शिक्षित करने के लिए, साक्षर करने के लिए इस पर जोर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, इस स्कूली प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले 10+2 था, बच्चा 10 तक पढ़ाई करता था, उसके बाद 2, उसमें 11 और 12 करता था, ठीक है। उसको सीनियर सेकेंडरी के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन अब इसको बांट के 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। देखिए ये सब क्या है, चलिए जानते हैं। 1985 में राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया था। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर राजीव गांधी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, ठीक है। 10+2 की शिक्षा प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 में विभाजित कर दिया गया है। पहले 10+2 का शिक्षा प्रणाली था, लेकिन अब उसको बदलकर क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4
4 में कर दिया गया। ठीक है, तो 5 + 3 + 3 + 4 क्या है? ठीक है, देखते हैं। 5 मतलब 3 साल प्री प्राइमरी बच्चा जो पढ़ता है, नर्सरी, LKG और UKG, इसमें 3 साल हो गया, और 2 साल बच्चा वो स्टैंडर्ड 1 और 2। तो नर्सरी से बच्चा 2 तक 5 में आएगा। ठीक है, उसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। फाउंडेशन मतलब बुनियादी शिक्षा, मतलब न्यू रखना, शिक्षा का न्यू रखना, जो बच्चों को खेल खेल में हम लोग शिक्षा देंगे। ठीक है, किताबी बोझ को कम करना, सिर्फ किताब पढ़ना, सिर्फ रट रट के पढ़ना, ये सब दूर हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को खेल खेल में ही सिखाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा की नींव को रखना और शिक्षा व्यवस्था का नींव तैयार करना, इस 5 में बच्चा शिक्षा व्यवस्था का शुरुआत करेगा। ठीक है, 5 years of the foundational stage, 3 years of प्री प्राइमरी, 3 years प्री प्राइमरी, प्राइमरी के पहले का, और 2 क्लास 1 और 2। ठीक है, इसमें 3 से 8 साल के बच्चे को शामिल किया गया है। कितने साल के बच्चे को? 3 से 8 साल। ठीक है, अब +3 क्या है? देखिए, +3 यहाँ क्लास 2 तक तो हो गया, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये 3 क्लास को +3 में जोड़ा गया है, +3 में रखा गया है। इसको लेटर प्राइमरी बोला गया है। ठीक है, उत्तर प्राथमिक। तो भविष्य के लिए तैयार करना है, इसमें उद्देश्य क्या है? +3 में बच्चों को भविष्य के लिए धीरे धीरे तैयार करना है, और विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषय से परिचित कराना। बच्चों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विज्ञान, मानव कि क्या क्या गुण हैं, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब भी बच्चा अब सीखेगा +3 में। ठीक है, 3 years ऑफ द लेटर प्राइमरी स्टेज, ग्रेड 3, 4, 5, और ईयर्स कितना होगा? 8 से 11 साल। यहाँ 3 से 8 साल के बच्चे पढ़ेंगे क्लास 2 तक, और फिर 8 से यहाँ 11 साल तक बच्चे 3, 4, 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर +3 है, तो 5 क्लास यहाँ तक हो गया, उसके बाद 6, 7, 8, 3 साल यहाँ हो गया, 6, 7, 8। 3 years ऑफ द मिडिल, इसको मध्य बोला गया है। 3 years ऑफ द मिडिल और अपर प्राइमरी, इसको उत्तर प्राइमरी भी बोला गया, उत्तर प्राथमिकी भी बोला गया स्टेज, जिसमें क्लास होंगे 6, 7 और 8, और साल होगा 11 साल से बच्चा 14 साल तक इसमें पढ़ेगा, 6, 7, 8 में। ठीक है, इसमें क्या उद्देश्य है? निश्चित पाठ्यक्रम पर अध्ययन, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो बच्चों का सिलेबस होता है 6, 7, 8 में, उसका अध्ययन करवाया जाएगा। +4 का मतलब क्या होता है? 4 years ऑफ द हाई, इसको उच्च बोला गया है। ठीक है, और सेकेंडरी बोला गया है स्टेज। पहले 10 + 2, तो 10 कर लेते थे और +2 करते थे बच्चे लोग, तो उसको सीनियर सेकेंडरी बोला जाता था, लेकिन अब सीनियर को हटाकर सिर्फ सेकेंडरी बोला गया है। ठीक है, 9, 10, 11, 12 एक ही में शामिल कर दिया गया है। इसमें 14 ईयर्स से बच्चे 18 ईयर्स के बीच में रहेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना। जब बच्चा 9, 10, 11, 12 में पहुंचेगा, तो तर्क वितर्क करना सीखेगा, विश्लेषण करना सीखेगा, क्या सही है, क्या गलत है, ये करना वो सीखेगा। बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना, उसके बाद वो उसका लक्ष्य क्या होगा, किस रास्ते में जाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या उस पर निर्धारित करना होगा, उसके लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है, संकाय व्यवस्था समाप्त। जो पहले 10 + 2 करते थे बच्चा, तो 3 भागों में बांटा गया था, कला, वाणिज्य और विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, 3 वर्गों में बांटा गया था, लेकिन अब ये समाप्त हो गया है। अब अगर साइंस का बच्चा आर्ट्स लेना चाहे, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट में उसको रुचि है, तो वो भी वो ले सकता है। अगर आर्ट्स का बच्चा है, साइंस में अगर कोई सब्जेक्ट का रुचि है, वो फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है उसको, तो वो फिजिक्स भी रख सकता है। ठीक है, इसमें अब कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है, वो उसको जो पसंद आए वो सब्जेक्ट वो रख सकता है। पहले साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ पाता था, और आर्ट्स का बच्चा साइंस नहीं जान पाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब आर्ट्स का बच्चा साइंस भी पढ़ पाएगा, साइंस भी जान पाएगा, और साइंस का बच्चा आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, नए पुल का निर्माण करना, इसमें बोला गया कि अब धीरे धीरे एक
पुल मतलब स्थिर का निर्माण करना होगा, पुल का निर्माण करना होगा, ठीक है, कि बच्चे किस और उसको न्यू मजबूत करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 5वीं तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा या उनकी बोलचाल की भाषा में होगा। यहाँ जो क्लास 5 तक की शिक्षा होगा, क्लास 5 तक के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो मातृभाषा में होगा या उनकी बोलचाल, वो जो घर में यूज करते हैं भाषा, मातृभाषा, उसी भाषा में उनका 5 तक शिक्षा होगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। अब जो अनिवार्य रूप से सब्जेक्ट था कि इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है, वो अब नहीं होगा। अंग्रेजी अब एक विषय के रूप में ही पढ़ा जाएगा, जैसे हम लोग एक विषय के रूप में पढ़ते हैं संस्कृत, उर्दू, यही सब, तो अंग्रेजी भी उसी तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। 6वीं कक्षा से कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा। जब बच्चा क्लास 6 में जाएगा तो कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। विशेष रुचि होने पर इंटर्नशिप का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं लेता, पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो दौड़ में, पेंटिंग में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत तेज है, बहुत आगे है, तो वो जो उसका रुचि है, जिस रास्ते में उसका रुचि है, उसी रास्ते में उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली द्वारा या मॉड्यूल आधारित होगी, और जो 9 से 12 तक का परीक्षा होगा वो सेमेस्टर प्रणाली होगा। सेमेस्टर मतलब 6 महीना, 6 महीना में बांट दिया जाएगा। 9 में 2 बार एग्जाम होगा 6 महीना पर, 10 में 2 बार एग्जाम होगा, 11 में 2 बार एग्जाम होगा, 12 में, मतलब 6 महीना में एग्जाम और फिर 6 महीना में एक एग्जाम, ठीक है। छात्रों के व्यवहार, उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अवलोकन पर विशेष ध्यान होगा। छात्र का व्यवहार के साथ साथ और वो क्या क्या एक्टिविटी करता है एक्स्ट्रा, ठीक है, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। रिजल्ट का निर्माण बालक के समग्र अवलोकन द्वारा निर्मित किया। जो अब रिजल्ट बनाया जाएगा बच्चा का, सिर्फ उसका मार्क्स नहीं देखा जाएगा कि यहाँ इतना सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाया, वो नहीं, उसका पूरा एक्टिविटी देखा जाएगा, पूरा, कि वो और चीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कैसा है, क्या करता है, क्लास में कैसा रहता है, ये पूरा अवलोकन किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री आकलन एवं अनुकूलित आकलन आधार पर किया जाएगा। पहले जो रिजल्ट बनता था वो सिर्फ आगे ही लिखा है पूरा और पीछे खाली, तो नहीं, अब 360 डिग्री का होगा, मतलब सिर्फ आगे नहीं, पीछे भी पूरा उसका ऑल एक्टिविटी का रिजल्ट बनेगा और पूरा लिखा रहेगा, ठीक है। उसका हर एक काम का, हर एक कार्य का, हर जितना भी वो एक्टिविटी में भाग लिया है, जितना भी वो भाग लिया, उसका हर रिजल्ट बनेगा, हर चीज का, ठीक है। परीक्षा अपने पसंद की भाषा में देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। पहले अगर इंग्लिश स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो इंग्लिश में ही परीक्षा देना है, अगर हिंदी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो हिंदी स्कूल में, हिंदी भाषा में ही परीक्षा देना है। ऐसा अब नहीं होगा। अब अगर इंग्लिश स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और उसको हिंदी में एग्ज़ाम लिखना पसंद है, रुचि है, तो वो हिंदी में भी एग्ज़ाम लिख सकता है, ठीक है, अपना पसंद से, जो उसको भाषा पसंद है उसी भाषा में वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। छात्र स्वयं अपना व उनके सहपाठी और शिक्षक तीनों मिलकर प्रत्येक विद्यार्थी का आकलन करेंगे। जब कोई छात्र का आकलन होगा तो उसके दोस्त से भी पूछा जाएगा, उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी से भी पूछा जाएगा कि ये छात्र इस कार्य में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, इस खेलकूद में कैसा है। अगर वो सहपाठी उसके बारे में जैसा बोलेगा और वो शिक्षक भी जैसे बोलेंगे, तब छात्र का आकलन होगा। एक छात्र का आकलन करने के लिए उसका सहपाठी भी सहायता करेगा और शिक्षक भी, ठीक है। पहले शिक्षक ही जो छात्र को जैसा देखे वैसा आकलन कर लिए, लेकिन अब सहपाठी भी बताएगा कि नहीं सर, ये छात्र बहुत अच्छा है क्लास में, तो उसी तरह आकलन होगा, ठीक है। सीएटी प्रणाली लागू। सीएटी प्रणाली क्या होता है? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? अगर कोई बच्चा बीए करके, बीए में 45% मार्क्स लाया, ठीक है, और वो आगे बीएड नहीं कर सकता, क्योंकि बीएड में 50% से ऊपर जो मार्क्स लाएगा वही बीएड करेगा,
तो 45% जो बच्चा लाया वो पीछे हो जाएगा? नहीं। अब एक ऐसा निकला है सीएटी कैट में, सीएटी प्रणाली लागू में, कि कॉमन एप्टीट्यूड, अगर कोई बच्चा 45% ही लाया, वो आगे का काम नहीं कर सकता, आगे का एग्ज़ाम नहीं लिख सकता, तो उसका टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और उसमें जितना मार्क्स लाएगा वो 45% में जोड़ दिया जाएगा और उसको आगे का पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा लागू हुआ है। अब देखिए, स्कूल स्तर पर तो हम लोग जान गए कि क्या क्या बदलाव होगा। स्कूल स्तर पर 10+2 बदल के 5+3+3+4 हो गया। फिर क्लास 5 तक मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण होगा। इंग्लिश का जो अनिवार्यता था वो भी खत्म हो गया, अब एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। फिर 6 क्लास में कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा। विशेष रुचि वाले लोग इंटर्नशिप का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। फिर 9वीं से 12वीं तक की क्लास में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गया। मतलब बहुत सारे स्कूल में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, रिजल्ट को भी लेकर बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और छात्र का आकलन करने में भी उसका सहपाठी भी मदद करेगा और शिक्षक भी। ठीक है, और सीएटी प्रणाली लागू भी हुआ है। जो 45 से अगर कम मार्क्स लाते हैं तो उसको भी आगे मौका दिया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट करके। ठीक है, अब कॉलेज स्तर पर क्या क्या बदलाव हुए हैं देखिए। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए के बाद +2 के बाद आप आईए के बाद बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर चाह रहे हैं कि हम बीए के साथ साथ एक और डिग्री लें, एक और कुछ सीखें, तो वो आप सीख सकते हैं। अगर 20% कुछ और सीख के और छोड़ दिए हैं बीच में, तो आप जब भी उसका फिर से सीखना चाहेंगे तो 20 से आगे सीखिएगा, 21 में। ठीक है, वो हटेगा नहीं, वो वही रहेगा और आप फिर से उसको सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी डिजिटल लॉकर की व्यवस्था की गई है इसके लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में वर्ष के आधार पर प्राप्त शैक्षिक उपलब्धि, आप लोग पहले बीए करते थे, ग्रेजुएशन करते थे तो 3 साल का होता था, तो अगर 2 साल करके कोई समस्या हो गया और छोड़ दिए तो कुछ भी नहीं मिलता था, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था। लेकिन अब 1 साल भी कीजिएगा तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल भी कीजिएगा तो अलग अलग आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और उसका महत्व होगा। देखिए, अगर ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है तो 4 साल में अगर आप 1 वर्ष करके कोई भी मिस्टेक होने, कोई भी समस्या उत्पन्न होने से आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स का उपाधि दिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन में 2 वर्ष करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल करके आप छोड़ देते हैं तो बैचलर कोर्स का आपको उपलब्धि मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा। अगर आप 4 वर्ष भी करते हैं, 4 वर्ष, तो डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का हो गया। 1 वर्ष भी अब बीच में कहीं भी आप छोड़िए, 1 वर्ष करके, 2 वर्ष करके, 3 वर्ष करके, या पूरा कीजिए, तो बीच में कहीं भी छोड़िएगा तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा और आपका उसका वैल्यू रहेगा, उसका महत्व होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थानों में मानविकी, कला एवं संस्कृत शिक्षा पर जोर। अब पहले धीरे धीरे संस्कृत हटा जा रहा है, पहले भाषा संस्कृत को ही ज़्यादा लोग बोलते समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे संस्कृत का महत्व कम हो रहा है। लेकिन नहीं, अब संस्कृत पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, और मानविकी कला, मानव में क्या क्या कला है उस पर भी जोर दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस से ज़्यादा अब नहीं वसूल पाएंगे। जितने भी स्कूल में जो फीस निर्धारित है वही फीस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अब नहीं वसूल पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ECCE प्रणाली लागू, ECCE प्रणाली लागू हुआ है। ECC मतलब क्या था? ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ईयरली चाइल्डहुड केयर मतलब शुरुआती से बच्चा का केयर करना और एजुकेशन देना। तो ये कौन करेगा? जो शिक्षक होगा। तो शिक्षक को भी गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षक इसके लिए आवश्यक होंगे। जिस शिक्षक के पास गुण होगा और कौशल से निपुण होंगे वही शिक्षक ये बच्चा को शुरुआती से केयर करेंगे और एजुकेशन करेंगे। ठीक है, एजुकेशन देंगे।
सभी को सामान्य साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना। सभी को सामान्य साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये लक्ष्य है कि 2025 तक जितने भी लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जितने भी शिक्षा प्रणाली से दूर हैं, वंचित हैं, उनको जोड़ा जाना, सबको साक्षर किया करेंगे, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, ठीक है, वो सबको 2025 तक साक्षर होना है, ठीक है। और संख्यात्मक ज्ञान मतलब जितने भी मैथ में जो संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ घटाव मतलब उसको सबको सिखाना। कब तक? 2025 तक। ये लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं होगा, कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई से वंचित नहीं होगा, ठीक है। सबको साक्षर और संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को यथासंभव हो कम समय शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में पूरा करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? राज्य सरकार जो है उसको वही समय में, निश्चित समय में शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी और नियुक्ति के बाद समय अंतराल पूरा करना होगा, प्रक्रिया शुरू करना होगा, ठीक है। सामान्य कक्षा में छात्र शिक्षक 30% वन होगा। मतलब एक सामान्य कक्षा में 30 स्टूडेंट पर, 30 छात्र पर एक शिक्षक होंगे, ठीक है। 30 छात्र पर एक शिक्षक होंगे एक सामान्य कक्षा में। और सामाजिक व आर्थिक पिछड़े क्षेत्र में, जहाँ सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ इसका अनुपात हो जाएगा 25:1। मतलब 25 छात्र, 25 छात्र और एक शिक्षक। कक्षा में 25 छात्र पर एक शिक्षक होगा, ठीक है। सामान्य कक्षा में 30% 30 छात्र पर एक शिक्षक, और सामाजिक और आर्थिक पिछड़े क्षेत्र में 25 छात्र पर एक शिक्षक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा। लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की समस्या का निदान और छात्रों की का कक्षा से पलायन दूर करना होगा। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग प्रदान करेंगे, टीचर सब गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा प्रदान करेंगे, तो छात्र जो क्लास छोड़ के बीच बीच में निकल जाते हैं, या छात्र मतलब 5 तक पढ़े बाकी छोड़ दिए। बहुत सारी लड़कियों में प्रॉब्लम होता है कि लड़की का कम उम्र में ही शादी हो गया तो वो शिक्षा व्यवस्था से दूर हो गई, वंचित हो गई, तो वो अब समस्या को दूर करना जिम्मेदारी है, ठीक है। अब जो भी बीच बीच में पढ़ाई छोड़ देता है और निकल जाता है, वो समस्या को दूर करके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी: समग्रता, एकीकृत, रुचिपूर्ण और क्रियाशील गतिविधि आधारित। शिक्षा जो अब शिक्षा व्यवस्था होगा वो 4 पॉइंट पर आधारित होगा। पहले समग्रता, एकीकृत, एक एक करके, मतलब हर एक बच्चा का हर एक्टिविटी को ध्यान दिया जाएगा। रुचिपूर्ण, उस बच्चा का रुचि किधर है, किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा, उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। क्रियाशील, और सिर्फ किताब को ही लेकर नहीं रहना है, सिर्फ रटन विद्या को खत्म कर देना है, रटन प्रणाली को खत्म करके क्रियाशील गतिविधि आधारित हम लोग को शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। पाठ्यक्रम के भार को कम करना। पहले जितना पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया जाता था, वो अब कम करना है और उसमें एक्टिविटी को जोड़ना है, गतिविधि को जोड़ना है, ठीक है। त्रिभाषा ज्ञान पर जोर। 3 भाषाओं, हमारा जो पहला मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, ये 3 भाषा पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी 2020 के अध्ययन की मंजूरी। एनसीईआरटी 2020 भी बनाएगा और उसमें क्या क्या वो लागू करेगा। अब देखो, अध्यापक कौन बनेगा? न्यू शिक्षा नीति में बोला गया कि अध्यापक वही बनेगा जो सबसे अच्छा अध्ययन करता ही अध्यापक बनेगा। जो सबसे अच्छा अध्ययन करता है, जो समय समय पर जितना भी न्यू निकल रहा वो सब अगर अध्ययन करेगा, वो
क्या बोलते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही शिक्षक बनेंगे। ठीक है। अब जो शिक्षक के लिए एग्जाम होता है, टेट में हुए बड़े बदलाव, बहुत सारा बदलाव हुआ है टेट में। क्या हुआ देखिए, टेट के प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ जाएगा। पहले जितना टेट में एग्जाम होता था उसका प्रश्न अब ज़्यादा होगा, स्तर बढ़ेगा उसका। दायरा बढ़ाकर 12वीं तक के शिक्षक को जोड़ा जाएगा। पहले 2 एग्ज़ाम होता था, 1 to 5 का और 6 to 8 का, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ाकर क्या किया जाएगा, 12वीं तक के शिक्षक को टेट पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है। पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि के परीक्षण हेतु वास्तविक कक्षा में डेमो शिक्षक या साक्षात्कार लिया जाएगा। जब शिक्षक भर्ती होगा तो पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि को देखते हुए कक्षा में डेमो क्लास शिक्षक का देखा जाएगा और साक्षात्कार लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है। प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य होगा। अब पढ़ाई प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर विद्यालय में पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य रूप से होगा। तो धन्यवाद। ये न्यू शिक्षा नीति का कुछ हम मुख्य पॉइंट लेके आए थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? ठीक है, धन्यवाद।